हेलो स्टूडेंट्स हमें अपने इस वीडियो लेक्चर में मॉड्यूल 4 का नेक्स्ट टॉपिक कवर करना है। बच्चों ये है टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है और अक्सर ही जब मॉड्यूल 4 से कोई क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहले यही क्वेश्चन प्रेफर करा जाता है, इसीलिए हमें इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कवर करना है अपने सिलेबस में। बच्चों आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, यह मोटर जो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं हो पा रही थी, किस वजह से नहीं हो पा रही थी, क्या रीज़न था कि यह स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, और अगर यह मोटर स्टार्ट नहीं हो पा रही थी खुद से तो इसको कैसे सेल्फ स्टार्टिंग बनाया जा सकता है। सो द क्वेश्चन इज व्हाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, हाउ विल यू मेक इट सेल्फ स्टार्टिंग। कभी कभी आपसे कहता है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कितने तरीके की होती हैं, तब भी आपको यही इसके मेथड लिखने होते हैं जिस मेथड से हम लोग इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाते हैं, वही इसके मेथड हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के, या टाइप से एक ही बात है। बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन जो 2 नंबर का बनता है उस ये बनता है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का क्या एप्लीकेशन है, इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो बच्चों आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, और 2 नंबर में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को हम लोग इलेक्ट्रिक फैंस में प्रेफर करते हैं। ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इलेक्ट्रिक फैन में यूज़ होती है, तो ये एप्लीकेशन है इसका। अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन को कवर करते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं है। बच्चों सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं है, क्योंकि रोटर में करंट जनरेट नहीं हो पा रहा था, रोटर कंडक्टर में करंट जनरेट नहीं हो पा रहा था। अगर हम इसको कंपैरिजन करें जैसा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर कंडक्टर में जो ईएमएफ जनरेट हो रहा था वो करंट जनरेट कर दे रहा था, लेकिन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के केस में ऐसा नहीं हो पा रहा था, इसीलिए हमें रोटर में अलग से डीसी सप्लाई देनी पड़ रही थी, जैसा कि हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बच्चों अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जब रोटर कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट हो जा रहा था तो फिर वो ईएमएफ करंट क्यों जनरेट नहीं कर पा रहा था। यही अब हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग का आंसर भी होगा। तो बच्चों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं है, दिस इज बेस्ड ऑन डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। तो बच्चों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, दिस कैन बी इजिली अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं है, वो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी पे बेस है। तो अब डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी बच्चों क्या कहती है, हमें यह चीज़ देखनी पड़ेगी। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, ये किस पे बेस्ड है, ये डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी पे बेस है। डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी का बच्चों क्या मतलब है, जैसे कि देखो इसका नाम इंडिकेट कर रहा है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। बच्चों जब हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सिंगल फेज एसी सप्लाई स्टेटर में प्रोवाइड कर रहे थे तो वहाँ पे फ्लक्स जनरेट हो जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जा रही थी। बच्चों अब जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के केस में स्टेटर में सप्लाई देने पे जो फ्लक्स जनरेट हुआ है उसको φ1 से डिनोट कर दिया, और जिसकी मैक्सिमम वैल्यू φ1m है। तो अब मान लिया हम लोगों ने कि जब हम स्टेटर में सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, φ1m। 1 मीन्स सिंगल, m मीन्स मैक्सिमम। तो जब हम लोगों ने स्टेटर में सिंगल फेज एसी सप्लाई दी तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है उसको किससे डिनोट कर दिया, φ1m से। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई जो φ1m है। अब डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी क्या कहती है कि ये जो स्टेटर में फ्लक्स जनरेट होता है ये फ्लक्स 2 इक्वल मैग्नीट्यूड में डिवाइड हो जाता है। चूंकि रिवॉल्विंग है मीन्स रोटेटिंग फ्लक्स इसलिए होता है क्योंकि हम लोग एसी सप्लाई देते हैं। तो जब हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर में सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं तो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी कहती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है स्टेटर में, यह मैग्नेटिक फील्ड 2 इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स में डिवाइड हो जाती है। तो बच्चों आपने जब सप्लाई दी स्टेटर में तो φ1m फ्लक्स जनरेट हुआ, अब ये फ्लक्स क्या हुआ, 2 इक्वल मैग्नीट्यूड में डिवाइड हो गया। तो बच्चों जब ये फ्लक्स स्टेटर का फ्लक्स जो था ये 2 इक्वल मैग्नीट्यूड में डिवाइड होगा तो इसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी, तो φ1m/2 हो जाएगा और φ1m/2 हो जाएगा इस तरीके से। अब बच्चों जो एक फ्लक्स है उस जो पहला फ्लक्स है जिसका मैग्नीट्यूड φ1m/2 है, उस फ्लक्स को हम लोग बैकवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स कहते हैं, जिसको हम लोग φb से डिनोट करते हैं। तो पहला जो फ्लक्स हो गया वो φ1m/2 जो बैकवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स है, और
दूसरा जो फ्लक्स होता है वो 5/m/2, चूंकि दोनों फ्लक्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है इसीलिए 5/m/2, और उसको फॉरवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स कहेंगे, जिसको हम लोग 5F से डिनोट कर रहे हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करा हुआ है। तो बच्चों जब आपने स्टेटर में सप्लाई दी तो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी क्या कहती है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं है, किस पे बेस है, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी पे बेस है। डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी बच्चों क्या कहती है कि जब हम स्टेटर में सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है ये दो इक्वल मैग्नीट्यूड में डिवाइड हो जाती है। एक फॉरवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स होता है आपका और दूसरा बैकवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स होता है। ये दोनों फ्लक्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, लेकिन चूंकि एसी नेचर के होते हैं तो ये रोटेट कर रहे होते हैं। रोटेशन जो इन दोनों फ्लक्स का होता है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसीलिए एक फ्लक्स को बैकवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स कह रहे हैं तो दूसरे फ्लक्स को फॉरवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स कह रहे हैं। तो इसी चीज़ को बच्चों यहाँ पे ऐसे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। डायग्राम में देखो ये आपने दिखाया हुआ है, जब आपने स्टेटर में सिंगल फेज एसी सप्लाई दी तो फ्लक्स जनरेट हो गया, चूंकि एसी सप्लाई है इसलिए फ्लक्स भी एसी होगा, तो इस तरीके से आपने साइनसॉइडल वेवफॉर्म बना दी फ्लक्स के लिए। अब आपका जो फ्लक्स है ये दो इक्वल मैग्नीट्यूड में डिवाइड हो गया, तो इस तरीके से आपका ये रहा एक फ्लक्स, दूसरा फ्लक्स ये आपका ये रहा। मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगा, दोनों फ्लक्स का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन में दोनों कैसे होंगे, अपोजिट होंगे एक दूसरे के, इसीलिए एक फॉरवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स कहला रहा है तो दूसरा बैकवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स कहला रहा है। तो बच्चों इस तरीके से आपका पहला जो फ्लक्स हो गया, इसको अगर हम बैकवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स ले रहे हैं, जिसको 5B से डिनोट करना है और जिसकी वैल्यू 5/m/2 है, और जिसका रोटेशन कौन सी डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो दूसरा बच्चों फ्लक्स कौन सा हो गया, फॉरवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स हो गया, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 5/m/2 होगी, जिसका रोटेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो बच्चों जो चीज़ आपने यहाँ पे लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करी थी उसी को यहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया कि स्टेटर में सिंगल फेज एसी सप्लाई देने पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई, डायरेक्शन में दोनों अपोजिट होते हैं लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, वही चीज़ आपने यहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दी। तो बच्चों ये आपका फिगर 1 हो गया, फिगर 1, और ये आपका फिगर 2 हो गया। अब बच्चों जब दोनों फ्लक्स चूंकि रोटेटिंग नेचर के हैं, चूंकि एसी हैं, तो जब आपका फॉरवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स रोटेट करेगा, जब रोटेट करेगा तो कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करेगा, देखो आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो आपने ये जो आपका फॉरवर्ड कंपोनेंट है, ये फॉरवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स है, इसको आपने रोटेट करा दिया कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपने जब फॉरवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराया तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी, जो आपका कौन सा फ्लक्स है, फॉरवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स है। सिमिलरली आपका जब बैकवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स रोटेट करेगा तो ये भी रोटेट करते करते इस डायरेक्शन में ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होते होते ये भी 90 डिग्री की पोजीशन में ऐसे आ जाएगा। तो आपने बैकवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स को रोटेट करा के इसको भी 90 डिग्री पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब बच्चों जब दोनों फ्लक्स फॉरवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स और बैकवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स दोनों रोटेट करते करते 90 डिग्री पे आपके आ जाते हैं तो फिर वो यूनी डायरेक्शनल फ्लक्स मीन्स, अब जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वो यूनी डायरेक्शनल फ्लक्स आपको दे देते हैं। जब यूनी डायरेक्शनल हो जाएंगे मीन्स जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे तो दोनों फ्लक्स सेटअप हो जाएंगे, और जो वैल्यू फॉरवर्ड और बैकवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स की हाफ थी 5/m/2 और 5/m/2 90 डिग्री पे ये रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो आप जितना स्टेटर में फ्लक्स जनरेट हो रहा था आपको उतना ही मिल जाएगा, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 5/m से, जो आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा था। तो 90 डिग्री में आपके दोनों फ्लक्स सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं, जिसको हमने फिगर 3 में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो बच्चे ये आपके डायग्राम है जो हम इस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं है इस पे हम यूज़ करेंगे। तो आइए बच्चों जरा सा प्रॉपर अब एक बार देखते हैं क्या है, क्यों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। तो बच्चों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, ये किस पे बेस है, दिस इज बेस्ड ऑन डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, एंड अकॉर्डिंग टू डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी व्हेन अ सिंगल फेज एसी सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड। तो बच्चों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं है, किस पे बेस है, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी पे। डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी क्या कहती है कि जब हम स्टेटर में सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, मींस फ्लक्स जनरेट हो जाता है, और यह फ्लक्स डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये फ्लक्स दो इक्वल मैग्नीट्यूड में डिवाइड हो जाता है। एक फॉरवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स होता है, दूसरा बैकवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स होता है। दोनों फ्लक्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे होते हैं, इसीलिए इनका नाम फॉरवर्ड और बैकवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स होता है, जो आपने रिप्रेजेंट कर दिया, जो आपने डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर दिया, फिगर 2 में और फिगर 1 में भी आपने एसी दी थी वो भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब बच्चों जब दोनों ही फ्लक्स रोटेटिंग नेचर के होते हैं तो अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों ही फ्लक्स आपके रोटर कंडक्टर के कॉन्टैक्ट में
आएंगे। तो जब आपका फॉरवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स रोटेट कर रहा होगा कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते करते किसके कांटेक्ट में आएगा, रोटर कंडक्टर के कांटेक्ट में आएगा। रोटर कंडक्टर के कांटेक्ट में आएगा तो फैराडे लॉ से क्या करेगा, रोटर कंडक्टर के द्वारा फ्लक्स आपका कट करा जाएगा। जब कट करा जाएगा तो रोटर कंडक्टर में आपको ईएमएफ मिल जाएगा। तो आपको एक बार ईएमएफ मिलता है किसके द्वारा, फॉरवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स के द्वारा रोटर कंडक्टर में। सिमिलरली आपका बैकवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स, चूंकि ये भी रोटेटिंग नेचर का है तो ये भी आपका फ्लक्स रोटेट करते करते रोटर कंडक्टर के कांटेक्ट में आता है और ये भी रोटर कंडक्टर के द्वारा क्या करा जाता है, कट करा जाता है। तो आप रोटर कंडक्टर में आपको ईएमएफ मिल जाएगा किसके द्वारा, बैकवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स के द्वारा। अब देखो बच्चों, चूंकि दोनों फ्लक्स जब मैग्नीट्यूड में इक्वल है, मींस फॉरवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स एंड बैकवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स, जब दोनों फ्लक्स की वैल्यू मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो इनके द्वारा जो ईएमएफ जनरेट होगा ये भी कैसा होगा, ये भी इक्वल होगा। तो आपको देखो फैराडे लॉ से ईएमएफ तो मिल रहे हैं, लेकिन कितने ईएमएफ मिल रहे हैं, आपको 2 ईएमएफ मिल रहे हैं, एक फॉरवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स के द्वारा, दूसरा बैकवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स के द्वारा। लेकिन अब जब दोनों फ्लक्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो इनके द्वारा जो ईएमएफ जनरेट होगा ये भी कैसा होगा, रोटर कंडक्टर में सेम होगा। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से जो आपका नेट ईएमएफ होता है, आपका जो नेट ईएमएफ होता है ये कितना हो जाता है, ये आपका 0 हो जाता है। तो बच्चों रोटर कंडक्टर में आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होता है बार फॉरवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स के द्वारा और बैकवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स के द्वारा, दोनों के द्वारा ईएमएफ जनरेट होता है रोटर कंडक्टर में। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, चूंकि ये दोनों फ्लक्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं इसलिए ईएमएफ इक्वल जनरेट होता है रोटर कंडक्टर में। चूंकि डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं इसलिए जो नेट ईएमएफ होता है रोटर कंडक्टर में वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अब जब नेट ईएमएफ 0 हो जाता है तो फिर रोटर में करंट जनरेट नहीं हो पाएगी। जब वोल्टेज ही आपका नेट वोल्टेज 0 हो जाएगा रोटर कंडक्टर में तो फिर आपका करंट कैसे जनरेट हो पाएगा, तो इसीलिए रोटर कंडक्टर में करंट जनरेट नहीं हो पाता है और आपकी मोटर स्टार्ट नहीं हो पाती है। तो बच्चों देखो ईएमएफ तो जनरेट हुआ, लेकिन वो ईएमएफ चूंकि नेट ईएमएफ 0 हो जा रहा है इसीलिए नेट ईएमएफ 0 होने की वजह से आपका रोटर कंडक्टर में करंट जनरेट नहीं हो पाता है। इसीलिए आप रोटर में आप अलग से डीसी सप्लाई देते हैं उसको रोटेट करने के लिए। लेकिन बच्चों ये जो समस्या है ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में रहती है। क्या होता है आफ्टर स्टार्टिंग मीन्स जब आपकी मोटर रन कर जाती है, मीन्स जब रन करते करते इस पोजीशन में आ जाती है, इस पोजीशन का मतलब 90 डिग्री की पोजीशन पे आपके दोनों फ्लक्स आ जाते हैं, फॉरवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स और बैकवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स। तो दोनों फ्लक्स देखो आपके यूनिडायरेक्शनल फ्लक्स में चेंज हो जाते हैं, मीन्स आपको एक ही डायरेक्शन में, मीन्स आपको रिजल्टेंट फ्लक्स मिल जाता है। अब ये रिजल्टेंट फ्लक्स या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स अब आपको एक जब फ्लक्स मिल गया तो इसकी वजह से एक ही ईएमएफ मिलता है और वो ईएमएफ क्या कर देता है, रोटर कंडक्टर में करंट सेट कर देता है, जिसकी वजह से आपको अलग से डीसी सप्लाई नहीं देनी पड़ती है। मीन्स आफ्टर 90 डिग्री जो आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसको यूनिडायरेक्शनल फ्लक्स मिल जाता है और वो यूनिडायरेक्शनल फ्लक्स यूनिडायरेक्शनल ईएमएफ दे देता है और वो यूनिडायरेक्शनल ईएमएफ यूनिडायरेक्शनल टॉर्क दे देता है जो रोटर पे अप्लाई हो जाता है और आपकी मोटर रन कर जाती है। तो बच्चों यह प्रॉब्लम जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में होती है सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में होती है। जब आपकी मोटर 90 डिग्री पे पहुंच जाती है तो फिर ये वाली प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाती है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के बाद आपका यूनिडायरेक्शनल फ्लक्स मिल जाता है। तो बच्चों यह रीज़न था कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्यों सिर्फ स्टार्टिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि फ्लक्स आपका जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है इसका प्रिंसिपल क्या कह रहा है, डबल किस पे बेस है, सिर्फ स्टार्टिंग का डबल डिवाइडिंग फील्ड थ्योरी। डबल डिवाइडिंग फील्ड थ्योरी क्या कह रहा है, जब हम स्टेटर में सिंगल फेज एसी सप्लाई देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। यह मैग्नेटिक फील्ड 2 इक्वल मैग्नीट्यूड में डिवाइड हो जाएगी लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगी। दोनों ही फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा मीन्स फॉरवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स एक होगा, दूसरा बैकवर्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स होगा। दोनों ही फ्लक्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। अब दोनों ही फ्लक्स रोटेट करेंगे क्योंकि एसी नेचर के हैं, तो दोनों ही फ्लक्स रोटेट करते करते रोटर कंडक्टर के कॉन्टेक्ट में आएंगे। अब दोनों के द्वारा ईएमएफ जनरेट होगा, चूंकि दोनों फ्लक्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं इसीलिए इनके द्वारा ईएमएफ भी इक्वल ही जनरेट होगा रोटर कंडक्टर में। अब चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों का रोटेशन, इसलिए दोनों का ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अपोजिट होगा एक दूसरे से। अब नेट ईएमएफ रोटर कंडक्टर में कितना हो जाएगा, 0। इसीलिए हमें रोटर में अलग से डीसी सप्लाई देनी पड़ती है उसको स्टार्ट करने के लिए। लेकिन 90 डिग्री के बाद क्या होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों फ्लक्स रोटेट करते करते जब 90 डिग्री की पोजीशन में आ जाते हैं तो वो दोनों यूनिडायरेक्शनल फ्लक्स आपको दे देंगे। यूनिडायरेक्शनल मीन्स यूनि मीन्स सिंगल, डायरेक्शन मीन्स एक ही डायरेक्शन में रोटेट करने वाला फ्लक्स मीन्स आपको रिजल्टेंट फ्लक्स दे देंगे जो आपका एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेगा और वो यूनिडायरेक्शनल फ्लक्स आपका क्या करेगा, यूनिडायरेक्शनल टॉर्क दे देगा जो रोटर पे अप्लाई हो जाएगा और आपकी मोटर रन कर जाएगी। तो बच्चों ये हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं है उसका वर्किंग प्रिंसिपल था। अब आइए जरा सा देख लेते हैं कि इस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग कैसे बनाया जाएगा। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के बच्चों 4 मेथड हैं। एक स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, दूसरा कैपेसिटर स्टार्ट,
तीसरा कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन, चौथा सेट एट पोल। तो बच्चों इन 4 मेथड की हेल्प से हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बना सकते हैं। क्लियर हो रही बच्चे बात? ये चारों मेथड बच्चों क्या करेंगे, ये चारों मेथड जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये चारों मेथड दिक्कत आपकी तब आ रही थी जब आपका स्टार्टर का फ्लक्स 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा था, जिसकी वजह से नेट ईएमएफ 0 हो जा रहा था। मींस अगर आपको स्टार्टिंग से ही यूनिडायरेक्शनल फ्लक्स मिले तो आपका टॉर्क भी स्टार्टिंग से ही यूनिडायरेक्शनल होगा, जो रोटर पे अप्लाई हो जाएगा और आपकी मोटर रन कर जाएगी। मींस जो आपका फ्लक्स 2 इक्वल मैग्नीट्यूड में डिवाइड हो जा रहा था स्टार्टिंग में, अगर ये डिवाइड ना हो पाए, स्टार्टिंग में 2 पार्ट में आपका स्टार्टर का फ्लक्स डिवाइड ना हो और आपको स्टार्टिंग से ही यूनिडायरेक्शनल फ्लक्स दे दे, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लक्स आपको क्या करेगा, यूनिडायरेक्शनल ईएमएफ देगा, जो यूनिडायरेक्शनल टॉर्क दे देगा और आपकी जो मोटर है वो रन कर जाएगी। तो बच्चों ये जो चारों मेथड हैं यही सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए यूज करते हैं। अब चारों मेथड का अलग अलग रोल है। जब हमें ज़्यादा टॉर्क चाहिए होता है तो हम लोग वहाँ पे कैपेसिटर यूज़ करते हैं, तो इसीलिए कैपेसिटर का हम लोगों ने यहाँ पे एप्लीकेशन करा हुआ है। चारों का अलग अलग रोल है। जब हमें मीडियम टॉर्क चाहिए होता है तो हम लोग स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर यूज़ करते हैं। जब हमें हाई टॉर्क चाहिए होता है तब हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो बच्चों 2 नंबर से यहाँ पे कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर का क्या रोल होता है। तो कैपेसिटर क्या करता है बच्चों, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। मोटर को स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर हम लोग यूज़ करते हैं। ये 2 नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो बच्चों ऑल दीज मेथड्स आर मेड टू गेट यूनिडायरेक्शनल टॉर्क। एक ही डायरेक्शन में टॉर्क पाने के लिए हम लोग इन मेथड का यूज करते हैं। तो ये मेथड जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के जो सेल्फ स्टार्टिंग मेथड है, ये इस मेथड क्या करते हैं, आपको यूनिडायरेक्शनल टॉर्क देते हैं स्टार्टिंग में। तो बच्चों आइए जरा सा हम आपको यहाँ पे किसी एक मेथड को आपसे एग्जाम में एक्सप्लेन करने को कहता है, तो हम लोग पहला मेथड देखते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को हम लोग स्प्लिट फेज के द्वारा कैसे सेल्फ स्टार्टिंग बनाएंगे। तो बच्चों जैसा कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि मोटर के 2 पार्ट होते हैं, एक आपका स्टेटर, दूसरा रोटर। तो आपका जो स्टेटर होता है उस पर हम लोग वाइंडिंग्स करते थे इस तरीके से। आपकी स्टेटर्स में वाइंडिंग हो गई, जो वाइंडिंग स्टेटर में होंगी उसको हम लोग मेन वाइंडिंग कहेंगे। तो ये आपकी मेन वाइंडिंग हो गई जो स्टेटर में है, आपकी मेन वाइंडिंग हो गई जो स्टेटर में है। अब मेन वाइंडिंग में जो करंट आता है उसको हम लोग मेन वाइंडिंग करंट कहते हैं, जिसको हम लोग IM से डिनोट करते हैं। अब बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सप्लाई देते हैं। कहाँ देते हैं, स्टेटर में देते हैं। तो इस तरीके से स्टेटर में सप्लाई दे दी। अब जब सप्लाई दी तो इस तरीके से करंट जनरेट हो जाएगी। यही करंट जब यहाँ पे आपकी आएगी कॉइल में तो ये फ्लक्स इंड्यूस कर देगी। तो अब बच्चों ये फ्लक्स आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, इसीलिए हम इसको स्टार्टिंग से ही रिजल्टेंट ले लेंगे। मीन्स हम इस मेन वाइंडिंग के साथ हम लोग एक अलग से वाइंडिंग यूज़ करेंगे। जो हम अलग से वाइंडिंग यूज़ कर रहे हैं वो किस लिए यूज़ कर रहे हैं, वो स्टार्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए इनको हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग कहेंगे। स्टार्टिंग वाइंडिंग में हम लोग एक ऐसे स्विच यूज़ करेंगे जिसको हम लोग स्टार्टिंग में क्लोज कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका स्टेटर का अरेंजमेंट बन गया। जो आपकी मेन वाइंडिंग होंगी, ये मेन वाइंडिंग जो आपकी होती हैं ये आपकी हाईली इंडक्टिव होती हैं। हाईली इंडक्टिव का मतलब क्या हुआ, मीन्स ये रेजिस्टिव पार्ट भी इसमें होगा लेकिन इंडक्टेंस की मात्रा ज़्यादा होगी। ऐसे ही जो आप अलग से वाइंडिंग यूज़ करते हो स्टार्टिंग पर्पज़ के लिए, ये आपकी हाईली रेजिस्टिव होती हैं। तो बच्चों कुछ नहीं करा है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो पहला मेथड है आपका, पहली जो आपकी मोटर है जिसको हम लोग स्प्लिट फेज कह रहे हैं। तो आपकी स्टेटर की वाइंडिंग थी उसको आपने 2 पार्ट में स्प्लिट कर लिया, इसीलिए हम लोग इसको स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर कह रहे हैं। इस मोटर में आपने क्या करा, अलग से एक वाइंडिंग यूज़ कर ली, काहे के लिए, स्टार्टिंग करने के लिए, स्टार्टिंग मोटर को स्टार्ट बनाने के लिए, स्टार्टिंग पर्पज़ के लिए। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होंगी ये कैसी होंगी, ये हाईली रेजिस्टिव होंगी, जबकि मेन वाइंडिंग जो है ये कैसी होंगी, हाईली इंडक्टिव। तो बच्चों ये स्टेटर का डायग्राम हो गया। अब स्टेटर के अंदर हम लोग इस तरीके से रोटर को प्लेस कर देंगे। ये आपका रोटर हो गया। अगर स्क्विरल केज मोटर हम लोग यूज़ करें तो स्क्विरल केज रोटर यूज़ करेंगे। रोटर में इस तरीके से क्या होंगे, कंडक्टर्स होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग रोटर कंडक्टर्स बोलेंगे इस तरीके से। और ये क्या होगा, ये आपका सैफ्ट होगा जिससे आपका रोटर कपल्ड होगा। तो इस तरीके से बच्चों आपका अरेंजमेंट हो गया है किस चीज़ का, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का। ऐसे ही बच्चों जब हम लोग दूसरा मेथड पढ़ रहे होंगे कैपेसिटर स्टार्ट, तो हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग में हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर यूज़ कर लेंगे। कैपेसिटर यूज़ कर लेंगे स्टार्टिंग पर्पज़ के लिए, इसीलिए इसका नाम क्या होगा, आपका कैपेसिटर स्टार्ट। बाकी सारा डायग्राम सेम होगा। क्लियर होगी बच्चों ये बात। तो हम लोग केवल एक ही मेथड अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कैपेसिटर स्टार्ट के लिए। बस हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कैपेसिटर लगा लेते हैं, इसको हम बाद में आगे भी डिस्कस कर लेंगे। क्लियर हो गई बच्चों ये बात। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो टॉर्क जनरेट होगा, वो जो टॉर्क जनरेट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा,
आपका मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग करंट के बीच में जो एंगल होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा जो टॉर्क जनरेट होगा। तो आप उसके लिए हमें एंगल के लिए फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। फेजर डायग्राम बनाने के लिए फेजर डायग्राम चूंकि बच्चों सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट के बीच में बनता है। सप्लाई वोल्टेज तो V है, सप्लाई करंट कितना है I देखो अब 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो करंट गया उसको स्टार्टिंग करंट IST कह दिया, मेन वाइंडिंग में जो करंट गया उसको IM से रिप्रेजेंट कर दिया। तो I की वैल्यू हो गई IM प्लस IST। इस तरीके से फेजर डायग्राम बनाएंगे तो फेजर एडिशन लेंगे तो इसलिए बार लगा लिया। अब बच्चों फेजर बनाने के लिए हम लोग फेजर सप्लाई वोल्टेज सप्लाई करंट के बीच में बनाते हैं। अब हम फेजर किससे स्टार्ट करें? यहाँ पे देखो फेजर हम लोग वोल्टेज और करंट में से हम लोग फेजर चूंकि करंट के ज़्यादा कंपोनेंट हैं तो इसीलिए फेजर हम वोल्टेज से शुरू करेंगे। तो वोल्टेज से हमने यहाँ पे फेजर वोल्टेज एक्सिस को ऐसे फेजर के लिए हम क्या करेंगे, फेजर डायग्राम के लिए हम लोग वोल्टेज को इस तरीके से रेफरेंस एक्सिस पे ड्रॉ कर लेंगे। ये रहा वोल्टेज। अब देखो बच्चों हमें I लाना है। I लाने के लिए हमें मेन वाइंडिंग करंट लानी पड़ेगी और स्टार्टिंग वाइंडिंग IST लाना पड़ेगा। मेन वाइंडिंग देखो कैसी वाइंडिंग थी, हाईली इंडक्टिव थी। तो हम क्या करेंगे, हाईली इंडक्टिव के लिए अगर प्योरली इंडक्टिव होती तो करंट को 90 डिग्री सेलेक्ट कराते। चूंकि हाईली है इसलिए 10 to 90 डिग्री कराएंगे, मीन्स उसमें रेजिस्टेंस की भी कुछ मात्रा है। तो ये आपका मेन वाइंडिंग करंट हो गया जो IM हो गया। अब देखो बच्चों आपका कौन सा करंट है, IST कैसी वाइंडिंग में जा रहा है, हाईली रेजिस्टिव। स्टार्टिंग वाइंडिंग हाईली रेजिस्टिव थी। अब हाईली रेजिस्टिव में जब करंट जा रहा है, चूंकि इसमें इंडक्टिव पार्ट भी है, अगर प्योरली रेजिस्टिव होता है तो वोल्टेज के साथ सेम फेज में ले जाते, लेकिन हाईली है मीन्स इंडक्टेंस की भी मात्रा है इसलिए कुछ एंगल से लैग करेगी ऐसे। ये आपकी स्टार्टिंग करंट हो गई। अब मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग करंट का दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरीके से वो आपका कितना हो जाएगा, वो आपका I हो जाएगा। अब देखो स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग करंट के बीच में जो एंगल है अगर हम उसको अल्फा माने तो जो आपका टॉर्क है, जो आपका टॉर्क जनरेट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो अल्फा के प्रोपोर्शनल होगा। इतना टॉर्क मोटर में जनरेट होगा और मोटर आपकी स्टार्ट कर जाएगी। जब आपकी मोटर स्टार्ट करते करते 70 to 80% स्पीड गेन कर लेगी किसकी, सिंक्रोनस स्पीड की, तो हम लोग स्विच को क्या कर लेते हैं, डिस्क्लोज कर लेते हैं। तो बच्चों ये है आपका स्प्लिट फेज के लिए हो गया। अब अगर हम आपसे इसी में कैपेसिटर के लिए बात करें तो बस स्टार्टिंग वाइंडिंग में हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग में हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर यूज़ कर लेंगे जिसको हम लोग CC रिप्रेजेंट करें। तो ये कैपेसिटर स्टार्ट हो जाएगा। अब बच्चों कहाँ पे चेंज आएगा, अब सिर्फ और सिर्फ फेजर डायग्राम में चेंज आएगा। तो अब हम कैपेसिटर के लिए फेजर डायग्राम अगर हम आपको यहाँ पे समझाना चाहें तो देखो अब रेफरेंस एक्सिस पे देखो वोल्टेज, हम वोल्टेज से ही शुरू करेंगे। वोल्टेज आप रेफरेंस एक्सिस पे ड्रॉ कर लोगे इस तरीके से। अब मेन वाइंडिंग की करंट चूँकि हाईली इंडक्टिव है तो उस देखो आपकी उसी तरीके से ऐसे लैग करेगी 10 to 90। ये आपकी मेन वाइंडिंग करंट हो गई। अब देखो चूंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग में आपने कैपेसिटर यूज़ कर लिया है, सेकंड केस में कैपेसिटर स्टार्ट में, तो डायग्राम में बस हम यहाँ पे कैपेसिटर यूज़ कर लेंगे, बाकी सब सेम रहेगा जैसा पहले था स्प्लिट फेज के केस में। तो कैपेसिटर जब यूज़ कर लिया तो बच्चों अब क्या होगा, करंट आपकी हाईली कैपेसिटिव वाइंडिंग हो जाएंगी स्टार्टिंग वाइंडिंग, तो करंट आपकी इस तरीके से लीड करेगी। तो आपका इस तरीके से स्टार्टिंग करंट हो जाएगा। अब इन दोनों के जो रिजल्टेंट होगा IM और IST, उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरीके से कितना हो जाएगा, वो इस तरीके से I हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो स्टार्टिंग करंट और मेन वाइंडिंग करंट के बीच में जो एंगल होगा वो अल्फा होगा। तो अब हम अगर दोनों डायग्राम को कंपेयर करें तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो टॉर्क होगा वो दोनों वाइंडिंग के बीच में जो करंट है I स्टार्टिंग करंट मेन वाइंडिंग करंट के बीच में, उसके बीच में जो एंगल है अल्फा उसके प्रोपोर्शनल होगा। अब दोनों डायग्राम को अगर हम कंपेयर करें तो हम देख पा रहे हैं कि जब हम कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं तब आपको ज़्यादा एंगल मिल रहा है, मीन्स तब आपको ज़्यादा टॉर्क मिलेगा। तो इसीलिए बच्चों जो हमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में ज़्यादा टॉर्क चाहिए होता है तब हम लोग कैपेसिटर यूज़ करते हैं। तो बच्चों हमारा ये वीडियो लेक्चर कवर, अब दोनों टॉपिक को हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं हो रही है, उसको कैसे सेल्फ स्टार्टिंग बनाएंगे। तो 2 नंबर का बच्चों जो क्वेश्चन है वो हमें बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है कि कैपेसिटर का क्या रोल है। कैपेसिटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। थैंक यू बच्चों।